कोई हमारे पॉलिसी साज इस चीज के ऊपर गौर फिक्र करें कि हम किस तरफ लेके जा रहे हैं। फिर आप कहते हैं बजट, बजट क्या बनेगा जब आप अपने लिए आमदन के जराए नहीं क्रिएट कर रहे, जब आप तजारत के जराए नहीं क्रिएट कर रहे। आप अपनी हर जगह आपकी तजारत जो है वो श्रिंक होती जा रही है। आपका जो पेट्रोल है इस वक्त वो एक स्पेकुलेशन है, एक बड़ी बावसूख जराए से कि वो आपका 500-600 तक चला जाना है पेट्रोल। आपका डॉलर जो है वो भी एक इसी तरह से एक बावसूख जराए से कि वो शायद 350-400 तक जाए। ये एक परमानेंट ईरान ने अपनाए हुर्मुज पे ये कंट्रोल है। तो ईरान जो 20% तजारत दुनिया की कंट्रोल करेगा तो उसको फिर आप सुपर पावर तो कहेंगे ना। तो हमें भी अब कुछ हिलजुल करनी चाहिए कि अगर ये इतनी चेंजेस हो रही हैं तो हम भी छोड़ दें। अब अमेरिका के साथ हमने क्या हासिल किया, अब हम चाइना की तरफ जाएं, ईरान की तरफ जाएं, रशिया की तरफ जाएं। वेलकम जी, siyaset.pk से मैं हूं उपकार बका और साथ मौजूद हैं अहमद जवाद साहब। सर, इट्स प्लेजर टू होस्ट यू अगेन, थैंक यू वेरी मच। सर, इस वक्त आमदा बजट आने वाला है। बजट कहा जा रहा है कि वजीर खजाना के बजाय वजीर खारजा पेश करेंगे। वजीर खारजा का काम मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला कर रहे हैं। सर, व्हाट्स गोइंग ऑन? देखिए वो इस वक्त वजीर खारजा का भी आपको पता है काम कोई और कर रहा है। वो अजरबैजान में भी एक दौरा चल रहा है। जी। तो इस वक्त तो मेरा ख्याल है कि जिसको जो काम पसंद है वो कर लेता है। इसमें इस चीज का ताल्लुक नहीं है कि किसकी क्या एक्सपर्टीज है। और वजीर खजाना साहब आई थिंक काफी मुश्किल में है। जाहिर है जब कोई आता है तो बड़े टॉल क्लेम्स होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद मईशत का जो हाल है इस वक्त, और मैं तो बकार ये कहता हूँ कि ये हम एक बड़ा एक मिथ सी बनाई हुई है जी के ये बैंकिंग से आप किसी को ले आते हैं, किसी को ये जी मुआशी एक्सपर्ट है। बेसिकली तो वजीर खजाना कौन होता है? वो होना चाहिए कि जो कि अपने घर का खर्चा चला सके। और जी। उसका क्या मतलब है कि आमदनी और अखराजात के दरमियान तवाज़ुन पैदा कर सके। कर्जे लेके गाड़ियां ना खरीदे, कर्जे लेके जहाज ना खरीदे, महंगी बिजली ना खरीदे, सस्ती बिजली ले, सोलर से बिजली पैदा करे। यानी कहने का मकसद ये है कि आप अपने अखराजात को कंट्रोल करते हैं। या तो आप अपनी इनकम को बढ़ाते हैं या अपने अखराजात को कम करते हैं। हम अपने अखराजात को तो कम कर नहीं सकते। हमारा एक एक प्रोटोकॉल जो है, वीवीआईपी प्रोटोकॉल जो है, उसमें 15-20 गाड़ियां होती हैं। आप उससे अंदाजा कर लें कि ये सिर्फ एक ट्रैवलिंग है, उसके ऊपर ये इतना आपका एक खर्च है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप गवर्नमेंट के महकमों में जाएंगे, अगर आप एक एक महकमे की अगर आउटपुट की इवेल्युएशन शुरू करें तो आपको बड़ी हैरानगी होगी। तो हमें वजीर खजाना को तो स्टार्ट ही यहां से करना चाहिए कि हमने जो वो अखराजात जो कि गैर जरूरी हैं आप उनको कम करें, और आमदनी के जराए जो हैं आप उनको बढ़ाएं। ये तो नहीं कि आप कर्ज पे कर्ज लेते जाएं, आईएमएफ से ले लिया, कभी चीन से ले लिया, कभी सऊदीया से ले लिया। इस तरह से ना तो मुल्क चलते हैं ना मईशत चलती है, और वही हाल होता है जो आज हमारा है। ठीक है, और ये जो बजट पेश होगा, ये कैसा बजट पेश होगा, कैसे पेश होगा, क्या उम्मीदें हैं आपको? देखिए बजट से तो पाकिस्तानी अवाम ने उम्मीद करना छोड़ दी है। बजट तो बस एक आप समझें एक सेरेमनी सी रह गई है। या तो बजट के बाद अवाम की जिंदगी में कोई आसानी आनी हो तो अच्छी बात है। आपका जो पेट्रोल है इस वक्त वो एक स्पेकुलेशन है, एक बड़ी बावसूख जराए से कि वो आपका 500-600 तक चला जाना है पेट्रोल। आपका डॉलर जो है वो भी एक इसी तरह से एक बावसूख जराए से कि वो शायद 350-400 तक जाए। तो हमारी मईशत की तो इस वक्त हालत बड़ी खराब है। अब इन्होंने इसमें क्या करना है इस बजट के दौरान? कैसे इन्होंने अपने कर्जे वापस करने हैं, कैसे इन्होंने अखराजात पूरे करने हैं, आई थिंक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सिर्फ एक चीज जो कोई पॉजिटिव मुझे नजर आ रहा है वो इनको शायद अंदाजा हो गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। उसके ऊपर काफी एम्फेसिस है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है पाकिस्तान में वो सस्ती हों, उनको और भी वो बेनिफिट्स देना चाहते हैं कि जी टूल प्लाजा पे उनको पे ना करना पड़े, यानी इनकरेज करने के लिए, ताकि पेट्रोल के ऊपर जो कि एक इम्पोर्टेड चीज है उसके ऊपर आपका रिलायंस जो है कम हो। इसके अलावा तो देखें, जब आपने
चलाना ही मुल्क कर्जों से है, तो फिर उसमें बजट आपने क्या बनाना है? आपने तो सिर्फ ये देखना है कि ये मेरे पास ये कर्ज आना है, ये कर्ज आना है। आपकी जो कलेक्शन है, एफपीआर की जो कलेक्शन है, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप अभी तक आप जो टैक्स का एक निजाम है उसमें जो टैक्स दे रहे हैं ऑलरेडी, उन्हीं के ऊपर आपका सारा रिलायंस है, उन्हीं के ऊपर इन्हिसार है। आप अपनी टैक्स बेस नहीं बढ़ा पा रहे। आप दूसरी तरफ आम आदमी के ऊपर जो टैक्स है, जिसे आप इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, बेसिकली मुल्क तो इस वक्त इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर चल रहा है। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है कि एक गरीब आदमी मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल डालता है तो वो भी टैक्स दे रहा है। अगर वो जाके एक चाय की पत्ती लेता है तो तब भी वो टैक्स दे रहा है। अगर वो चीनी लेता है तो तब भी वो टैक्स दे रहा है। तो गरीब आदमी के ऊपर जो है टैक्स लग रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेस की शक्ल में। मेरी सर रहनुमाई कर दे कि अगर बाहर से कोई इनकम आ नहीं रही, कोई हमें कोई फंडिंग नहीं आ रही, किसी की कोई स्कीम नहीं आ रही, कहीं से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, हमारी तो डिप्लोमेसी सर बहुत मजबूत है। हमने पिछले दिनों कहा कि हम दुनिया के ऊपर राज कर रहे हैं। हम ये जो अफगानिस्तान, ईरान और अमेरिका की जो जंग थी जिसमें मिसालियत का किरदार अदा किया, इतनी मजबूत डिप्लोमेसी वाले मुल्क में सर बाहर से कोई किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही? कंपनीज क्यों छोड़कर जा रही हैं? देखें, डिप्लोमेसी से आप इन्वेस्टर को नहीं विन कर सकते। इन्वेस्टमेंट अगर आपने विन करनी है, अपने मुल्क में लेके आनी है, तो आपको अपने मुल्क में अमन मान क्रिएट करना होगा। आपको जो सरमायाकार है उसके लिए आसानी पैदा करनी होगी। आपको सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। आपने बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनानी होगी। तो जब आप तक आप ये चीजें नहीं करेंगे, जितनी मर्जी आप डिप्लोमेसी कर लें, डिप्लोमेसी से तो नहीं आपके पास कोई पैसे लेके आने वाला। आपके अपने मुल्क से जो है $100 बिलियन तो आपके वफाकी वजीर कहते हैं कि 4 साल में आपके मुल्क से उड़ के चले गए। आप बाकी चीजें छोड़ें, आप $100 अरब तो मामूली चीज है। आप अगर $100 अरब जो इस मुल्क से गया है, अगर आप उसको ही रोक लेते, और उस पर एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है, उसके बाद किसी ने बात ही नहीं की उसके ऊपर। वो मिनिस्टर साहब ने एक दफा कह दिया उन्होंने, बस उसके बाद दोबारा कभी उसके ऊपर बात नहीं हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप एक पाकिस्तानी शहरी के तौर पे मुल्क से बाहर सिर्फ $30,000 लेके जा सकते हैं साल में। अब मुझे आप ये बताएं कि ये जो $100 अरब थे, ये क्या बैंकिंग चैनल से गए थे? अगर बैंकिंग चैनल से गए थे तो ये तो एक बहुत बड़ी अमाउंट है। $30,000 आपकी मैक्सिमम हो, और आप ज्यादा से ज्यादा कोई हस्बैंड वाइफ है तो $60,000 भिजवा सकते हैं। कितने लोग थे इसमें, और ये कैसे $100 अरब यहां से चला गया? तो इन्वेस्टमेंट बाहर से लाने को तो छोड़ें, जो आपकी इन्वेस्टमेंट यहां से उड़ के गई है, दुबई लीक्स जो है वो आज तक एक मुहिमा है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, कोई बात नहीं करता। आपके अपने पैसे हैं। आप चाहें तो आज अगर आपने अपने मुल्क में कानून को सख्त बनाएं, आप उसको इम्प्लीमेंट करें, आप अशराफिया को आप उनका एहतसाब करें, अकाउंटेबिलिटी करें, आपको बाहर से पैसे की जरूरत ही नहीं है। और हम तो सर, आपने शुरू में कहा कि एक एक शख्स के साथ 4 गाड़ियां चलती हैं तो उसके ऊपर एक प्रोटोकॉल का खर्चा होता है, स्टेट लग्जरीज। अब वजीर वजीर आला का क्या काम होता है सर बैरून मुमालिक दौरों का, और जाकर वहाँ चीजें इंस्पेक्ट करने का? आजकल अजरबैजान की हुई हैं, रोटियां तंदूर पे लगा रही हैं मरियम साहिबा। चलिए, मैं आपसे इसका इसका जवाब इस सवाल के अंदर है। मुझे ये बता दें कि पिछले 4 साल में आपके जितने भी दोस्त ममालिक हैं, चाहे वो मिडल ईस्ट में है, चाहे सेंट्रल एशियन स्टेट्स में है, किसी भी कंट्री में, वहां से कितने प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर्स पाकिस्तान के दौरे पे आए? देखें, वजारत खारजा आप बनाते इसलिए हैं कि मुल्क की जो डिप्लोमेसी है, चाहे आपने कोई प्रेजेंट करना है, आपने किसी एग्जीबिशन में कोई स्टॉल लगाना है, उसका एक ही विंडो होती है, वो वजारत खारजा होती है। उनको इस काम के लिए ट्रेंड किया होता है। आपने एम्बेसीज के ऊपर दुनिया में 50-60 अगर आपकी एम्बेसीज हैं, तो आप सोचें उनके ऊपर कितना खर्चा है। ये इसीलिए आप करते हैं कि यहां से लोगों को ट्रेवल करके डेलीगेशन लेके 15-15, 20-20, 50, 100 बंदों को लेके बाहर जाने की बजाय आप अपनी सफारतकारों को उनको आप इफेक्टिव करते हैं, उनके जरिए आप डिप्लोमेसी भी करते हैं, उसी से आप अपनी प्रोडक्ट को शोकेस करते हैं, अपने कल्चर को शोकेस करते हैं। उनका काम है, वो इसीलिए बैठाए गए हैं। आपके मुल्क में कभी कोई आपने नहीं सुना होगा कि कोई चीफ मिनिस्टर जो है वो किसी कंट्री का आपके मुल्क में आया हो।
ये चीफ मिनिस्टर का काम नहीं है। चीफ मिनिस्टर का काम अपने सूबे में गवर्नेंस है। दिस इज द जॉब जो उससे एक्सपेक्ट की जा रही है, नॉट के वो दूसरे ममालिक में वो खारजा पॉलिसी का जो हिस्सा होता है उसका वो उसमें शामिल हो। अब शौक का तो कोई मुल नहीं है ना। अगर किसी को शौक है तो फिर वो वजीर खारजा बन जाए ताकि शौक भी पूरा हो जाए। लेकिन ये आपके सवाल का जवाब है कि वजीर आला दूसरे ममालिक में नहीं और जाते हमारी तो गुफ्तगू कोई वहीं और जाकर कोई। रुकेगी सर, जो वजीर वजीर दाखिला खारजा का काम भी तो दाखिला ही कर रहे हैं, तो जिसका जो जी चाहता है वो करता है। सी पैक सर, सी पैक कहाँ गया? सी पैक का आपने एक पोस्ट की, कल मैंने देखा, ट्वीट किया कि सी पैक के नक्शे में पाकिस्तान नहीं है, ये क्या चल रहा है? देखें, आपको सी पैक का एक ऐलान हुआ, बड़ी इन्वेस्टमेंट आई यहाँ पे, लेकिन उसी सी पैक में आपने ऑरेंज ट्रेन लगा ली, उसको मिसमैनेज किया गया। आज आप देखें वो जो सड़कें आपने बनाई कुंजराब पास से लेके ग्वादर तक, उसका क्या रिजल्ट क्या निकला? उससे कौन सी तिजारत हो रही? उसके मुकाबले में आप ये आपके साथ ही है, छोटा सा मुल्क है अफगानिस्तान। इसके दो इस वक्त रेलवे ट्रैक्स, एक मजार शरीफ से और एक हरात से, वो शुरू हो चुके हैं। उसमें उसको ईरान और चाइना मदद कर रहे हैं। और इसी तरह तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान, ये पूरा एरिया जो है एक 5 नेशन रेलवे सिस्टम बनाया गया है, जिसमें कि काजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान और ईरान शामिल है। अब ये सारे कंट्रीज हमारे साथ साथ हैं। इसमें हमारा दोस्त मुल्क चाइना भी है। इस 5 नेशन रेलवे सिस्टम के अंदर हम क्यों नहीं? और ये आप जहन में रखें कि ट्रांसपोर्ट जब भी दुनिया में आप उसके एक्सपेंस का कंपैरिजन करते हैं तो सबसे सस्ती तरीन ट्रांसपोर्ट होती है समुद्र के ऊपर। उसके बाद दूसरे नंबर पे होती है रेलवे। और उसके बाद अगर कोई चारा नहीं है तो फिर आप रोड के ऊपर ट्रकों के जरिए आप ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन एक ट्रक की ट्रांसपोर्ट और एक ट्रेन की ट्रांसपोर्ट में तकरीबन 5 गुना का फर्क है। तो इसलिए देखिए, चाइना ने अपना इन्हिसार अमेरिका, ये जो जिस तरह से अभी आप नाए हुर्मुज के बाहर आके वो खड़ा हो गया है, या उसके एयरक्राफ्ट कैरियर इधर उधर दनाते फिर रहे होते थे, तो चाइना ने ये बहुत अरसा पहले प्लान करना शुरू कर दिया था। तो इस वक्त चाइना या अफगानिस्तान या ईरान या तुर्कमेनिस्तान, काजाकिस्तान, इन कंट्रीज को इस वक्त कोई जरूरत नहीं है। ये रेलवे ट्रैक के जरिए ये कैस्पियन सी तक भी जा सकते हैं, ये ईरान में भी जा सकते हैं, और वहां से भी समुद्र से कनेक्ट हो सकते हैं। अब ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है। मैं तो ये कहूंगा कि फ्यूचर, जैसे कहते भी हैं कि लाइज इन द ईस्ट, इस हमारे हमसाए में ये सारे कंट्रीज इस वक्त जो डेवलपमेंट कर रहे हैं रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तजारत के लिए, हम उसका हिस्सा नहीं। हमें पता ही नहीं है, हम इसके ऊपर बात ही कोई नहीं करते। हमने एक सी पैक एक नुमाइश के तौर पे एक हमने प्रोजेक्ट किया, उसकी सिग्निफिकेंस का नहीं हमें पता। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये आपका ईस्टर्न जो बेल्ट है चाइना की, वो तो असल में नहीं है जहां से कि तजारत होती है, वो ज्यादा तो वेस्टर्न से होती है। फिर एक खारगोस ड्राई पोर्ट है। आपने कभी नहीं सुना होगा किसी मीडिया के ऊपर, कभी किसी ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ। ये दुनिया की सबसे बड़ी ड्राई पोर्ट है। यहां से रोजाना 30 से 40 ट्रेन जो हैं कार्गो की चलती हैं। ये चाइना ने आई थिंक तुर्कमानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर बनाई है। और यहाँ सारा सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो है इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, ये यहाँ पे आके तजारत करते हैं, और यहाँ से माल दुनिया के हर हिस्से में पहुंचता है। ये खुजराब पास से ये खरगोश समझ लें 16-17 घंटे का ट्रक का रास्ता है। आपने कभी सुना ही नहीं होगा, हम कनेक्टेड ही नहीं है। खारगोश एक ऐसी पोर्ट है कि अगर कोई भी अपना माल लेके वहां पे जाता है, अगर वो कंपेटिटिव है, तो पूरी दुनिया की मार्केट उसके सामने खुल जाती है। तो ये तो हुकूमतों का काम होता है। हमें तो चाहिए था कि हम खुजराब पास से खारगोश तक चाइना के साथ मिलकर रेलवे ट्रैक बनाते, ताकि हमारी जो तजारत है वो खारगोश, और खारगोश से आगे आपकी ट्रेन यूरोप तक चली जाती है। यानी आप सोचें जरा दूसरी। लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ और सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है, हम क्यों इतना ईस्ट में जाएं और फिर वापस आए। हमारे लिए तो हमारे साथ ही बॉर्डर लगता है ईरान का। आप ईरान के साथ, आप ग्वादर से ईरान के साथ कनेक्ट हो, आप वहां से आगे टर्की है, आगे यूरोप है,
आपको तो जरूरत ही नहीं है वो खजुराह पास जाने की, आपने जाना किधर है? अब जब आप ईरान के साथ कनेक्ट होते हैं तो ईरान की रेलवे ट्रैक तो जो है चाइना के साथ बेच चुका हुआ है, तो वो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसको अहमियत दी जाए, अगर इसको कोई स्ट्रेटेजिक डिबेट हो, कोई हमारे पॉलिसी साज इस चीज के ऊपर गौर फिक्र करें कि हम किस तरफ लेके जा रहे हैं। फिर आप कहते हैं बजट, बजट क्या बनेगा जब आप अपने लिए आमदन के जराए नहीं क्रिएट कर रहे, जब आप तजारत के जराए नहीं क्रिएट कर रहे, आप अपनी हर जगह आपकी तजारत जो है वो श्रिंक होती जा रही है। आपकी अफगानिस्तान के साथ भी कोई $3-4 बिलियन की जो कि पैरेलल फॉर्मल और इनफॉर्मल तजारत उसको मिला के तकरीबन होती थी, वो भी अब आपकी बंद है। अब अफगानिस्तान तो यहाँ से अब उज्बेकिस्तान के साथ उसने वहां पे उन्होंने 15 डेज का उनको वीजा फ्री दे दिया कि आप आओ अपना माल बेचो और वापसी पे यहाँ से खरीद के भी ले जाओ, और ना आने पे कोई टैक्स है ना जाने पे कोई टैक्स है। पर लेकिन हम उसके अगर ऊपर तो अपने हमने तो जीएसपी प्लस स्टेटस को भी अपनी तरफ से तो खाते में लगा दिया था, बस अल्लाह भला करे उनका कि वो हमें बचा देते हैं। पर ये अमेरिका सर चाइना में था, कहा गया कि उस रूम में चीनी सदर ताकतवर नजर आ रहे थे, अमेरिकन ताकतवर नजर नहीं आ रहे थे। फिर जब ये मुलाकात खत्म हुई, ये विजिट खत्म हुआ, जहाज की सीढ़ियां चढ़ने से पहले उन्होंने वो गिफ्ट उधर फेंक दिया, अमेरिकन ने, चाइनीज ने कारपेट्स रोल कर लिए। तो फिर सर जरूरत क्या थी इस मुलाकात की, और ये क्यों इतने अजीब व गरीब जेस्चर्स हमें देखने को मिले? देखें, जो आप बॉडी लैंग्वेज की बात कह रहे हैं और जो आप एक इम्प्रेशन जो इससे आया, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये एक तरह का एक ऐसा सीन था कि जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट एक डिफीटेड प्रेसिडेंट लग रहा था और शी जिनपिंग जो है वो एक विक्टोरियस लग रहा था। आप सबसे बड़ी बात देखें कि अमेरिका ताइवान के ऊपर कितना उसको सपोर्ट करता है, ताइवान की सारी सपोर्ट और उसके हवाले से उसके बयानात होते हैं। लेकिन जब ट्रंप चाइना गया है, उससे सवाल हुआ है ताइवान का, उसने एक लफ्ज नहीं बोला। फिर दूसरी तरफ ईरान के हवाले से वो वहां मदद लेने गया था। अब आप देख लें कि वो मदद क्या मिली है, कि मदद यही मिली है कि जी कि आप इस तरह से अटैक नहीं कर सकते, और ये इसकी बहुत बड़ी डिफीट है। और फिर ये सारे बिजनेसमैन थे, ये सारे बिजनेसमैन क्यों गए, आप एक लम्हे के लिए सोचें। ये सारे बिजनेसमैन इसलिए वहां पे गए, ट्रंप भी तो बिजनेसमैन है ना, ये इसलिए वहां पे गए कि इन्होंने बिजनेस करना है फ्यूचर में। बिजनेस तो अब चाइना है, तो ये सारे के सारे वहां पे क्यों भागते हुए गए हैं, क्योंकि इनका फ्यूचर बिजनेस जो है वो भी चाइना के ऊपर डिपेंड करता है। टेस्ला तो ऑलरेडी उड़ गया है, उसको तो चाइनीज गाड़ियों ने उड़ा दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से टेक्नोलॉजी, अमेरिकन टेक्नोलॉजी रिप्लेस हो रही है चाइनीज से, तो इनको फ्यूचर में चाइना के ऊपर रिलाय करना पड़ेगा। ये ट्रांजिशन है सुपर पावर का, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले हुआ, अमेरिका सुपर पावर हुआ और बरतानिया रेलीगेट हो गया। फिर उसके बाद 92 में सोवियत यूनियन जब टूट गया तो एक सुपर पावर रह गई, एक जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गई। तो ये तीसरा मौका है कि जब दुनिया में सुपर पावर की दोबारा से रीपोजिशनिंग हो गई है। चाइना अब सुपर पावर बन चुका हुआ है और अमेरिका नंबर 2 पोजीशन पे चला गया, और उसके साथ साथ रशिया ने भी एक अपनी सुपर पावर का एक स्टेटस उसने भी मेंटेन किया हुआ है। और चौथे नंबर पे ईरान अपनी मौजूदा स्टेटस जो उसने जिस तरह से जंग लड़ी है और आबनाए हुर्मस के ऊपर जिस तरह से उसने कंट्रोल हासिल कर लिया है, और ये परमानेंट कंट्रोल है, और उसने इसका नाम रखा है हुर्मुज इंश्योरेंस सर्विस। वो फीस भी नहीं इसको कह रहा था कि मैरीटाइम लॉ के तहत आप फीस नहीं ले सकते नेचुरल जो चैनल्स होते हैं, तो उसने उसको इंश्योरेंस का नाम दे दिया कि रिस्की है, इधर माइंस भी हो सकती हैं, तो हम आपको सेफली आपको चैनल में से गुजारेंगे और उसकी इंश्योरेंस आपने करनी है, आप अपने इंश्योरेंस पे करेंगे और आप चले जाएंगे। तो ये परमानेंट ईरान ने आबनाए हुर्मुज पे ये कंट्रोल है। इसके अंदर आबनाए हुर्मुज में अब बहुत कुछ और होगा ताकि मुस्तकबिल में इसका कंट्रोल ईरान मेंटेन कर सके। अभी और टेक्नोलॉजी इसमें आएगी कि किसी तरह से ये कंट्रोल जो है हमेशा के लिए ईरान के पास रहे। तो ईरान जो 20% तजारत दुनिया की कंट्रोल करेगा, तो उसको फिर आप सुपर पावर तो कहेंगे ना। तो हमें भी अब कुछ हिलजुल करनी चाहिए कि अगर ये इतनी चेंजेस हो रही हैं, तो
तो हम भी छोड़ दें। अब अमेरिका के साथ हमने क्या हासिल किया? अब हम चाइना की तरफ जाएं, ईरान की तरफ जाएं, रशिया की तरफ जाएं, हमारा हमसाया मुल्क है अफगानिस्तान, उसके साथ अपने तल्लुकात को ठीक करें। अब उसका नुकसान हमें हो रहा है। एक तो ये कि हमसाया एक आप बंद कर देते हैं ना, उसके साथ कोई तजारत है ना कुछ है, ऊपर से दहशतगर्दी भी हो रही है। इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। इंडिया ने वहां पे अपनी कम बैक भी कर ली है अफगानिस्तान के अंदर। तो हमारी खारजा पॉलिसी जो आप कह रहे थे कि वो कोई और कर रहा है, और तो उसका नतीजा तो फिर यही निकलना है ना कि कुछ समझ नहीं आ रही।